फिल्म की शुरुआत एक टेंस फैमिली मोमेंट से होती है। कैनीज अपने हस्बैंड रूडी और अपने छोटे से बेटे के साथ अपने डैड के घर जा रही होती है। बाहर से ये एक नॉर्मल फैमिली विजिट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कैनीज का गुस्सा और दर्द उबल रहा होता है। रूडी पूरे रास्ते कैनीज को समझाता रहता है कि अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो और हर सिचुएशन को दिमाग से हैंडल करो, जज्बात से नहीं। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। कैनीज के डैड ने कैनीज की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली होती है। ये बिट्रेल कैनीज के लिए एक्सेप्ट करना नामुमकिन होता है, इसीलिए उसका गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है। रूडी कैनीज को एक सीरियस वार्निंग देता है। वो कहता है कि अगर तुम ज्यादा लड़ाई झगड़ा करोगी तो आखिर में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वो औरत सब कुछ ले जाएगी, पैसा, पावर और प्रॉपर्टी भी। ये बात कैनीज के दिल को और ज्यादा जला देती है। कैनीज के डैड एक बहुत बड़े फार्मास्यूटिकल बिजनेस के ओनर होते हैं। न्यूज चल रही होती है कि उनकी कंपनी में एक पावरफुल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है जो पूरा बिजनेस खरीदना चाहता है। अगर ये डील हो जाती है तो उनकी फैमिली ओवरनाइट अल्ट्रा रिच बन सकती है। काफी रेजिस्टेंस के बाद रूडी किसी तरह कैनीज को मना लेता है और वो उसके डैड सैडमन के घर की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। यहीं से कहानी का डार्क और शॉकिंग पार्ट शुरू होता है। अब फाइनली हमें कैनीज के डैड का रियल साइड दिखाया जाता है। पिछले कई दिनों से वो अपने लैब के अंदर बंद होते हैं, दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। उनका ऑब्सेशन सिर्फ एक चीज है, एक ऐसी मेडिसिन बनाना जो बुढ़ापे को रिवर्स कर दे। उनका मानना होता है कि अगर ये फॉर्मूला काम कर गया तो सिर्फ जवानी ही वापस नहीं आएगी, बल्कि मौत को भी धोखा दिया जा सकता है। उनके लिए ये सिर्फ साइंस नहीं, एक रेवोल्यूशन होता है। कई फेलियर्स के बाद आखिरकार वो फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। बिना किसी फियर के, बिना किसी टेस्ट सब्जेक्ट के वो सबसे पहले खुद पर एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लेते हैं। वो पूरी बोतल एक ही सांस में पी जाते हैं। कुछ ही मिनट्स के अंदर उनके बॉडी में अजीब सी एनर्जी फ्लो होने लगती है। जैसे ही मेडिसिन रिएक्ट करती है, उनके चेहरे के रिंकल्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उनकी स्किन टाइट होने लगती है, मसल स्ट्रॉन्ग फील होने लगते हैं और उनका पूरा अपीयरेंस बदलने लगता है। कुछ ही देर में वो कम से कम 20 साल जवान लगने लगते हैं। जब वो बाथरूम जाकर मिरर में खुद को देखते हैं तो उनकी आंखें शॉक से खुल जाती है। ये रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। वो अपनी नई जवानी को एंजॉय करने लगते हैं, जैसे जिंदगी ने उन्हें सेकंड चांस दे दिया हो। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जिस स्पीड से मेडिसिन ने काम किया है, उसी स्पीड से ये उनके बॉडी के अंदर डैमेज भी कर रही होती है। उनके अपर बॉडी पर स्ट्रेंज एलर्जिक रिएक्शंस दिखने लगते हैं, जो क्लियरली सिग्नल देते हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इसी घबराहट के साथ वो तुरंत अपनी वाइफ करीना के पास जाते हैं। जैसे ही करीना उन्हें देखती है, वो भी शॉक में रह जाती है। उसके सामने खड़ा आदमी उसका ओल्ड हस्बैंड नहीं, बल्कि एक जवान और एनर्जेटिक वर्जन होता है। और यही से फिल्म एक ऐसे रास्ते पर चली जाती है जहां साइंस, ग्रीड, पावर और फैमिली इमोशंस डेंजरस तरीके से कोलाइड करने वाले होते हैं। सैडमन सिर्फ जवान ही नहीं हुआ होता, बल्कि उसके अंदर जवानी वाली एक्साइटमेंट और एनर्जी भी वापस आ चुकी होती है। जैसे जिंदगी ने उसे दोबारा स्टार्ट का बटन दे दिया हो। काफी देर तक उसकी वाइफ करीना शॉक में खड़ी रहती है, समझ ही नहीं पाती कि ये मिरेकल कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी खुद ही सच बता देता है। वो करीना को अपने फॉर्मूला के बारे में बताता है और कहता है कि इस मेडिसिन को लेने के बाद उसे अंदर से एक अलग ही पावर फील हो रही है। उसके वर्ड्स में जो चीज उसने क्रिएट की है, उसका स्केल वर्ल्ड लेवल का है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि पूरी दुनिया इस फॉर्मूला के पीछे पागल हो जाएगी और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसे खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी। और फिर उनका फ्यूचर सिर्फ रिच नहीं, सुपर रिच होने वाला है। इस पूरे एक्साइटमेंट के बीच वो एक बात बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, सीरम के साइड इफेक्ट्स। उसकी बैक पर एक घाव बन चुका होता है, जो टाइम के साथ ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब होता जा रहा होता है। उधर काफी मुश्किल से रूडी कैनीज को कॉन्विंस करके आखिरकार उसके डैड के घर ले आता है। गेट पर करीना खुद बाहर आकर उनका वेलकम करती है
लेकिन कैनीज उस औरत की तरफ देखती तक नहीं। उसके लिए करीना सिर्फ उसकी स्टेपमदर नहीं, बल्कि एक ऐसी फ्रेंड होती है जिसने उसका भरोसा तोड़ा और उसके डैड से शादी कर ली। इस ऑकवर्ड साइलेंस की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। करीना का चेहरा उतर जाता है, वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। सिर्फ कहनीज का बेटा रेहन होता है जो पूरे दिल से करीना को ग्रीट करता है, लेकिन कहनीज तुरंत उसे पीछे खींच लेती है और स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि इस औरत को टच भी मत करना और ना ही इसे कुछ लेना। घर के अंदर आते ही कहनीज सबसे पहले अपने भाई के रूम में जाती है। उसका भाई बाम्बेहेंग पूरा दिन अपने कमरे में गेम्स खेलता रहता है, बिल्कुल केयरलेस। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके डैड ने दोबारा शादी कर ली है या घर का माहौल बदल चुका है। थोड़ी देर बाद सब लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठते हैं और जैसे ही कहनीज के डैड रूम में एंटर करते हैं, वहाँ मौजूद हर शख्स स्टन रह जाता है। सब लोग उन्हें पहचान तो लेते हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं पाते कि ये आदमी ओवरनाइट इतना जवान कैसे हो गया। सैडमन अपनी यूथ का राज एक्सप्लेन करने के बजाय एक और शॉक देने वाली अनाउंसमेंट कर देता है। वो कहता है कि अब वो अपनी फैमिली बिजनेस को सेल नहीं करेगा। कंपनी सेल कैंसिल हो चुकी होती है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, क्योंकि सब इंस्टेंट अमीर बनना चाहते होते हैं। बाम्बेहेंग गुस्से में रूम छोड़कर चला जाता है, लेकिन सैडमन बाकी सबको कामली समझाता है। वो कहता है कि उसका डिसीजन गलत नहीं है। अभी कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन जो चीज उसने बनाई है वही उनकी कंपनी को दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बना देगी। और इसी मोमेंट पर समझ आ जाता है कि ये कहानी सिर्फ जवानी या पैसों की नहीं है। ये कहानी है ग्रीड, साइंस और पावर के डेंजरस कॉम्बिनेशन की, जिसका अंजाम किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होता। फिर सैडमन फाइनली अपनी इन्वेंशन से पर्दा उठाता है। वो अनाउंस करता है कि उसने सीरम ऑफ इमॉर्टैलिटी क्रिएट कर लिया है, एक ऐसा फॉर्मूला जो सिर्फ इंसान को दोबारा जवान ही नहीं करता, बल्कि मौत को भी चैलेंज कर सकता है। ये सुनते ही पूरे रूम में कंप्लीट साइलेंस छा जाती है। करीना धीमी आवाज में अपने हस्बैंड को याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वो रिटायर करेगा, काम छोड़ देगा और दोनों एक पीसफुल लाइफ जिएंगे। लेकिन सैडमन मुस्कुराता है और कहता है, मैं अब जवान हो चुका हूँ, अब हम काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और जिंदगी फुल एंजॉय करेंगे। तुम टेंशन मत लो। करीना अभी ये बात कह ही रही होती है कि कहनीज का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीख कर कहती है कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी की बात नहीं कर रही, बल्कि हम सब की लाइफ से खेल रही हो। और अब तुम्हें और क्या चाहिए? बात इतनी तेज हो जाती है कि आर्ग्यूमेंट कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। इसी कियोस्क के बीच कोई ये नोटिस ही नहीं करता कि उनके डैड के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो अचानक इतना ज्यादा पसीना पसीना हो जाता है जैसे किसी ने उस पे पानी बहा दिया हो। फिर एकदम से उसे अनबेरेबल पेन होने लगता है। उसकी गर्दन और कमर पर बने जख्म धीरे धीरे बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। उसका जिस्म अजीब तरीके से ट्विस्ट होने लगता है, जैसे हड्डियां अपनी जगह छोड़ रही हो। और अगले ही मोमेंट वो खून की उल्टी करने लगता है। उसकी आंखें भी चेंज हो चुकी होती है। और फिर सबके हाथों के बीच सैडमन मर जाता है। कहनीज और करीना पैनिक में रूडी को कहती है कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो ऑलरेडी डेड होता है। घर का माहौल गम और शॉक में डूब जाता है। लेकिन अचानक सैडमन दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। वो जिंदा होता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं होता। वो एक खौफनाक क्रीचर बन चुका होता है, एक ज़ॉम्बी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी होती है और उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉन ह्यूमन होता है। घर में मौजूद हर शख्स फ्रीज हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। शोर सुनकर घर का सर्वेंट भाग कर आता है, लेकिन उससे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। ज़ॉम्बी बना सैडमन सीधा उसकी गर्दन पर झपड़ता है और अपने दांतों से फ्लैश चीयर देता है। सर्वेंट वही के वही मर जाता है। इसके बाद वो इन्वेस्टर जिस वक्त बिजनेस डील के लिए घर पहुंचता है, सैडमन उस पर भी अटैक कर देता है। वो आदमी किसी तरह अपना बचाव कर लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी का खून उसके पूरे जिस्म पर गिर जाता है।
और क्योंकि ज़ॉम्बीज ब्लड के जरिए इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, इस आदमी का ज़ॉम्बी बनना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। इसी दौरान बाम्बेहेंग, जो पहले से बो और एरो के साथ खेल रहा होता है, अपने डैड पर अटैक कर देता है। सेल्फ डिफेंस में छोड़ा गया एरो सीधा उसके चेहरे से होता हुआ दिमाग को पियर्स कर देता है। ब्रेन कंप्लीटली डैमेज हो जाता है और इसी के साथ ज़ॉम्बी सैडमन फाइनली खत्म हो जाता है। लेकिन जो चीज पीछे छूट जाती है वो सिर्फ लाशें नहीं होती, बल्कि एक इन्फेक्शन, एक एक्सपेरिमेंट और एक तबाही का सिलसिला होता है जो अब सिर्फ शुरू हुआ होता है। वो लोग एक ज़ॉम्बी से मुश्किल से बचकर निकले होते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। हर तरफ डेंजर ही डेंजर होता है। जो इन्वेस्टर डील फाइनलाइज करने आया होता है, वो रूडी के बार बार मना करने के बावजूद अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच बाम्बेहेंग के दिमाग पर एक हैवी रियलिटी हिट करती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने ही डैड को मार दिया। गिल्ट उस पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो इमोशनली ब्रेक हो जाता है। बिना कुछ बोले वो भागकर अपनी कार में बैठ जाता है। कैनीज ये देखकर तुरंत उसके पीछे भागती है, क्योंकि वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उधर घर के अंदर एक और हॉरर रिवील होता है। जो सर्वेंट पहले मर चुका होता है, वो भी दोबारा जिंदा हो चुका होता है, एक ज़ॉम्बी बनकर। घर के अंदर मौजूद 3 लोग ये देखकर फ्रीज हो जाते हैं। ज़ॉम्बी सर्वेंट दूसरे सर्वेंट पर अटैक करता है। पहले उसकी बाजू को काट लेता है और फिर उसकी गर्दन पर दांत गाड़ देता है। वो सर्वेंट वहीं मर जाता है और कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बी बनकर उठ खड़ा होता है। सीन वापस कैनीज और बाम्बेहेंग पर शिफ्ट होता है। कैनीज अपने भाई को हिम्मत देने की कोशिश कर रही होती है, जब अचानक उनके पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगती है। जैसे ही वो पलट कर देखते हैं, एक और लड़की, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, किसी पर अटैक कर रही होती है। कैनीज बिना सोचे समझे कार से बाहर निकल जाती है सिचुएशन देखने के लिए। लेकिन अगले हाई मोमेंट वो ज़ॉम्बी लड़की सीधा कैनीज पर झपटती है। अपनी बहन को बचाने के लिए बाम्बेहेंग फुल स्पीड में कार ज़ॉम्बी पर चला देता है। ज़ॉम्बी का आधा जिस्म गाड़ी के नीचे क्रश हो जाता है। लेकिन शौक यहीं पर खत्म नहीं होता। आधे जिस्म के बावजूद ज़ॉम्बी जिंदा रहती है। वो अपने हाथों के बाल उनका पीछा करने लगती है। घर के अंदर अब सिर्फ कुछ लोग ही बचे होते हैं, करीना, रूडी, उनका बेटा और एक और सर्वेंट। ये सब लोग किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। कैनीज जब अपने बेटे को लेने के लिए दोबारा घर के अंदर जाती है, तो उसे पता चलता है कि घर बिल्कुल खाली हो चुका होता है। बाहर वो आधी क्रश हुई ज़ॉम्बी लड़की हाथों के बाल चलती हुई उनका पीछा कर रही होती है, एक नाइटमेयर जैसे सीन के साथ। इसी वक्त हमें इन्वेस्टर का हाल दिखाया जाता है। वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। ज़ॉम्बी होने की वजह से वो कार कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा एक वेडिंग वेन्यू में जाकर क्रैश कर देता है। कार से निकलते ही वो लोगों पर टूट पड़ता है, अपनी भूख मिटाने के लिए। उसके अटैक के बाद एक लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। और क्योंकि हर ज़ॉम्बी को अपनी भूख सैटिस्फाई करनी होती है, आप इजीली इमेजिन कर सकते हो कि शादी में मौजूद कोई भी सेफ नहीं रहता। कुछ ही वक्त में पूरा वेडिंग वेन्यू ज़ॉम्बीज से भर जाता है। हर तरफ केओस होता है। ज़ॉम्बीज एक दूसरे पर भी अटैक कर रहे होते हैं। वापस करीना के ग्रुप पर आते हैं। वो सब जान बचाते हुए गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी सर्वेंट दोबारा उनके पीछे आ जाता है, बिल्कुल अनस्टॉपेबल लगते हुए। और यही से सिचुएशन और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली होती है। ज़ॉम्बी अचानक के बेटे की तरफ बढ़ता है, लेकिन करीना फौरन रिएक्ट करती है। वो बच्चे को पीछे धकेलकर खुद आगे आ जाती है ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन वो अपनी जिंदगी ज़ॉम्बी के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होती। कार के पास जो भी टूल मिलता है वो उठाकर ज़ॉम्बी के सर पर जोर से मारती है, लेकिन ये अटैक भी बेकार जाता है। ज़ॉम्बी पर कोई असर ही नहीं होता। धीरे धीरे उनकी लक खत्म होती नजर आती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। हैवी रेन ज़ॉम्बीज को वीक कर देता है, जैसे उनकी बॉडी का कंट्रोल धीरे धीरे लूज हो रहा हो। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये लोग वहाँ से किसी तरह एस्केप कर जाते हैं।
इसी बीच रूडी से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। वो उनसे पूछती है कि वो कहाँ है और सब ठीक तो है। रूडी बताता है कि फिलहाल सब जिंदा है। नाज उन्हें सजेस्ट करती है कि पास ही एक सेफ हाउस है, वहाँ चलाई जाओ। वो और बैम बाद में उनसे वहीं मिलेंगे। करीना, रूडी, उनका बेटा और सर्वेंट उसी हाउस की तरफ भागते हैं जहाँ उसने बताया होता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें पता चलता है कि पूरा घर ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है। बहुत मुश्किल से करीना, रूडी और उनका बेटा घर के अंदर घुस पाते हैं, लेकिन उनका सर्वेंट ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है। उधर और बैम भी उसी जगह की तरफ आ रहे होते हैं। गाड़ी फुल स्पीड पार होती है। रास्ते में वो आज बैंक्वेट हॉल के पास से गुजरते हैं जहां शादी हो रही थी और जहां अब हर इंसान ज़ॉम्बी बन चुका होता है। गाड़ी की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उन्हें गाड़ी से कुचलना। इसी दौरान बच्चा नोटिस करता है कि और भी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। वो तुरंत अपने डैड और करीना को बोलता है कि भागो। तीनों एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है। रूडी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब रूडी अपने हाथ को घूरता है। उस हाथ पर गहरा जख्म होता है। उसे पता होता है कि अब उसका भी टाइम आ चुका है। वो भी बाकी लोगों की तरह ज़ॉम्बी बनने वाला है। ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपने बेटे को जोर से गले लगाता है। आखिरी बार उसे कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना। ये उसका लास्ट ह्यूमन मोमेंट होता है। अगले ही मोमेंट उसका जिस्म बदलने लगता है। उसकी आंखें खौफनाक हो जाती है। उसके बॉडी पर होल्स निकल आते हैं। वो बुरी तरह कांपने लगता है और फिर वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। ज़ॉम्बी रूडी सीधा अपने ही बेटे पर अटैक करता है। बच्चे को बचाने के लिए करीना पूरी ताकत से रूडी को उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन इस प्रोसेस में रूडी का जिस्म एक लोहे के रॉड पर जाकर फंस जाता है। वो वही अटक जाता है, बिल्कुल हेल्पलेस। करीना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती। वो तुरंत दरवाजा बंद करती है और अपने बेटे के साथ वहाँ से भाग जाती है। इसी वक्त एक और बैड न्यूज सामने आती है। कैनीज और बाम्बेहेंग जिस कार से ज़ॉम्बीज को कुचल रहे होते हैं, वो कार अब कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो चुकी होती है और अब उनके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता। गाड़ी बंद हो चुकी होती है, इसलिए कैनीज और बाम्बेहेंग के पास एक ही ऑप्शन होता है, भागना, और वो भी पैदल। दोनों डिसाइड करते हैं कि पुलिस स्टेशन ही सबसे सेफ जगह होगी, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचकर कैनीज और बाम्बेहेंग पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। ऑफिसर्स को लगता है कि ये लोग पैनिक में एग्जैजरेट कर रहे हैं। फिर भी इंस्पेक्टर रिस्क लेने का डिसीजन लेता है और कुछ ऑफिसर्स को बाहर सिचुएशन चेक करने के लिए भेज देता है। जब वो ऑफिसर्स बाहर जाते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि रियलिटी उनकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। ज़ॉम्बीज हर तरफ फैल चुके होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ऑफिसर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियां ज़ॉम्बीज पर कोई असर ही नहीं करती। उल्टा ज़ॉम्बीज उन पर ही टूट पड़ते हैं। ज्यादातर ऑफिसर्स वहीं मर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक इंजर्ड ऑफिसर अपनी जान बचाता हुआ वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो कंफर्म करता है कि कैनीज और बाम्बेहेंग सच कह रहे थे और साथ ही वार्निंग देता है कि ज़ॉम्बीज अब सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आते ही पुलिस स्टेशन के सारे दरवाजे और खिड़कियां तुरंत बंद कर दी जाती है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सकें। लेकिन तभी एक और शॉक मिलता है। जो इंजर्ड ऑफिसर अभी अभी अंदर आया होता है, वो अचानक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक दूसरे ऑफिसर पर अटैक कर देता है। सब मिलकर उसे कंट्रोल करते हैं और किसी तरह एक लॉकर के अंदर बंद कर देते हैं। अब स्टेशन के अंदर भी फियर का माहौल होता है। रिमेनिंग ऑफिसर्स दूसरे पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। कम्युनिकेशन कम्प्लीटली डेड होती है। इसी बीच करीना का कॉल कैनीज के पास आता है। करीना ब्रोकन आवाज में बताती है कि जो भी उसके साथ थे सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं।
सिर्फ वो और रेहान ही अभी तक जिंदा है। कैनीज अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते हुए उसे स्ट्रॉन्ग रहने को कहती है और उस पर अपने बेटे की जिम्मेदारी छोड़ देती है। पुलिस स्टेशन की छत पर जाकर ऑफिसर्स देखते हैं कि बाहर पूरा शहर केओस में डूब चुका है। ज़ॉम्बीज हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं। ऑफिसर्स कैनीज और बाम्बेहिंग को कहते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें भी उनके साथ फाइट करनी होगी। अब भागने का टाइम खत्म हो चुका होता है, अब सिर्फ फाइट का ऑप्शन बचता है। सब लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट्स पहने जाते हैं, मास्क लगाए जाते हैं और प्रोटेक्टिव गियर रेडी होता है। फिर वो हैवी असॉल्ट राइफल्स के साथ बाहर निकलते हैं। सबसे पहले वो जानबूझकर फायरिंग करते हैं ताकि सारे ज़ॉम्बीज एक जगह इकट्ठा हो जाए। प्लान ये होता है कि जब ज़ॉम्बीज पास आ जाएंगे तब उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अटैक स्टार्ट करने वाले होते हैं, सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और यही से कहानी एक और डेंजरस लेवल पार चली जाती है। गनफायर की आवाज सुनते ही एक और ग्रुप ऑफ ज़ॉम्बीज वहां की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। हर सेकंड पर लगता है कि अब अटैक होने वाला है, लेकिन इसी बीच किस्मत एक बार फिर इंटरवीन करती है। अचानक एक वायलेंट स्टॉर्म आ जाता है। तेज आंधी और हैवी बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश का इफेक्ट ज़ॉम्बीज पर कुछ ऐसा होता है कि वो फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे किसी ने उन्हें पोस्टमोर्ट पर डाल दिया हो। सर्वाइवर्स को इसी मोमेंट में भागने का एक गोल्डन चांस मिल जाता है। उधर रूडी, जिसे करीना ने आयरन रॉड पर फंसा दिया था, वो किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है। अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। गटरल आवाज निकालता हुआ वो घर के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा कर लेता है, जैसे उनका लीडर हो। घर के अंदर करीना को रेहान और एक और लड़की मिल जाती है। उन तीनों की जान खतरे में होती है। वो घर छोड़कर भागने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें 2 और ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं। लक फिर से उनका साथ देता है। पास ही एक बाइक खादी होती है। तीनों आज बाइक पर बैठते हैं और फुल स्पीड में वहां से निकल जाते हैं। इसी वक्त कैनीज और बाम्बेहिंग भी अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक में चढ़ जाते हैं। ट्रक भाग रहा होता है और इस केओस के बीच कैनीज टूट जाती है। वो रो पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी है। तभी उसकी नजर दूर से आती हुई बाइक पर पड़ती है। करीना और उसका बेटा जिंदा होते हैं। ये देखकर कैनीज के चेहरे पर रिलीफ और खुशी दोनों आ जाती है। लेकिन अगले हाई मोमेंट वो नोटिस करती है कि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लग चुके होते हैं। कैनीज बिना सोचे समझे ट्रकान ज़ॉम्बीज पार चला देती है। कई ज़ॉम्बीज कुचल दिए जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ट्रक के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। इसी पैनिक के दौरान बाम्बेहिंग पुलिस स्टेशन में मौजूद ऑफिसर को कॉल करता है और बताता है कि ज़ॉम्बी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो चुकी है और अब ये लोग पुलिस स्टेशन की तरफ ही आ रहे हैं। कॉल के बीच ही ट्रक कंट्रोल से बाहर हो जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर जोर से क्रैश कर देता है। सब लोग किसी तरह ट्रक से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाम्बेहिंग का पैर ट्रक के अंदर फंस जाता है। ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। चाहते हुए भी वो बाम्बेहिंग को बचा नहीं पाते और वो ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना होता। वो सिचुएशन समझकर खुद को बचाने के बजाय कैनीज और करीना को भागने के लिए कहता है, लेकिन कैनीज साफ मना कर देती है। वो किसी को पीछे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर देती है। इसी स्ट्रगल में उसके हाथ पर गहरा जख्म लग जाता है। उस वक्त उसे एहसास नहीं होता, लेकिन ये वाउंड एक क्लियर सिग्नल होता है कि वो भी जल्द ज़ॉम्बी बनने वाली है। ऑफिसर फाइनली सबको सच बता देता है। वो कहता है कि ज़ॉम्बीज को परमानेंटली खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आग। उन्हें जलाना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं बचता। और यहीं पर कहानी अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर करती है। सिचुएशन बिल्कुल होपलेस हो चुकी होती है। पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर ज़ॉम्बीज होते हैं। तब वो पुलिस ऑफिसर एक फाइनल डिसीजन लेता है,
एक ऐसा डिसीजन जो सबकी जिंदगी चेंज कर देता है। वो अपनी जान सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। एक्सप्लोजन सेट करके वो कैनीज, करीना और रेहान को फोर्स करता है कि वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाए। इसके बाद एक भयानक धमाका होता है। पुलिस स्टेशन के आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बीज इस एक्सप्लोजन में जलकर खत्म हो जाते हैं। जब धुआं खत्म होता है तो सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं, कैनीज, करीना और रेहान। थोड़ी ही देर बाद कैनीज को अपने हाथ का जख्म क्लियरली याद आता है। अब उसे पूरी तरह रियलाइज हो जाता है कि वो भी इन्फेक्ट हो चुकी है और ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये सच एक्सेप्ट करते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। वो अपने बेटे को जोर से गले लगाती है। सारी नफरत, सारा गुस्सा जो उसके दिल में करीना के लिए था, वो एक ही पाल में खत्म हो जाता है। वो करीना की तरफ देखती है और सीधा कहती है, जो तुमने किया मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये कहने के बाद बिना किसी हेजिटेशन के कैनीज अपनी गन उठाती है और खुद को शूट कर लेती है। इस सीन के एंड पर हमें कुछ जले हुए ज़ॉम्बीज भटकते हुए दिखते हैं, जैसे ये प्रूफ हो कि वायरस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। काफी वक्त गुजर जाता है। अब करीना को दिखाया जाता है जो रेहान का पूरी जिम्मेदारी से ख्याल रख रही होती है। वो बच्चा जिंदा होता है, सेफ होता है। फिलहाल के लिए ज़ॉम्बी वायरस ह्यूमैनिटी को छोड़ देता है, लेकिन सिर्फ फिलहाल के लिए। लास्ट सीन में कहानी एक और कंट्री में शिफ्ट होती है। वहाँ सैडमन का एक पुराना बिजनेस पार्टनर दिखाया जाता है। उसके पास भी वही सीरम होता है, वही फॉर्मूला जो इस पूरी तबाही की वजह बना था। वो बोतल खोलता है और बिना सोचे समझे सीरम पी लेता है। इसके साथ ही फिल्म एंड हो जाती है।